So now we are going to cover Unit 4 of Block 2, MPC 013, Clinical Psychology. So it is integrative and multimodal therapies. तो ये भी एक जो है नया कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली। क्या होता था कि जो थेरेपीज हम देते थे कि कोई भी थेरेपी ऐसी थेरेपी नहीं है जिस थेरेपी को हम ये कहें कि हाँ ये थेरेपी जो है हर प्रॉब्लम में काम आएगी या हमेशा आएगी, हर एक इंसान के साथ में आएगी। तो हर जो है थेरेपी में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेस हैं, कुछ खासियत हैं। तो इसके लिए जो है ये कहना मुश्किल है कि कोई स्पेसिफिक जो है थेरेपी ही बेस्ट थेरेपी है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सिर्फ यही थेरेपी चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। अक्सर जो है ये देखा जाता है कि एक से ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो अब वो अलग-अलग जो है थेरेपी जो है वो अलग-अलग थ्योरीज पे बेस्ड होती हैं। करने जा रहे हैं कि अलग-अलग जो इंटरवेंशंस हैं, अलग-अलग थ्योरीज हैं, उनको कंबाइन करके जो थेरेपी दी जाती है वो कैसे काम करती है, क्या उनका प्रिंसिपल है और क्या करना चाहिए। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी। तो इंटीग्रेटिव psychotherapy is an attempt to combine concepts and counseling interventions from more than one theoretical psychotherapy approach। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें हम सिंगल किसी चीज की बात कर ही नहीं रहे हैं, जो है कंबाइन कर रहे हैं। तो वो इंटरवेंशन भी हो सकता है और वो थ्योरेटिकल अप्रोच भी हो सकती है साइकोथेरेपी की। तो अब ये भी है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं कि ये और ये, कि भाई जैसे खाने की रेसिपी होती है कि ये रेसिपी तो हर बार जब खाना होगा तो यही रेसिपी होगी। तो जो इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी है उसकी ऐसी कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो हम डिफरेंट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो इसमें फिर एंड इंटीग्रेशन ऑफ थेरेपीज, ये जरूर होगा कि जो हम इंटीग्रेट करें वो कैसे करें, दैट विल बी देयर। तो वो वही एक काउंसलर की खासियत है कि वो कंबाइन कैसे करता है, वो उसकी खासियत है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। एक जो नया काउंसलर है उसके लिए बड़ा डिफिकल्टी होगी कि वो ऐसा कर पाए, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वो अपने आप नेचुरली फिर होने लग जाता है। तो इसमें क्या है, जैसा कि ये अकॉर्डिंग टू नॉर्क्रॉस, साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय dissatisfaction with single school approach and a concomitant desire to look across social boundaries to see what can be learned from other ways of conducting psychotherapy। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी एक सिंगल जो है स्कूल ऑफ अप्रोच, कोई भी सिंगल थेरेपी, कोई भी सिंगल जो थ्योरी है वो सफिशिएंट नहीं है सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। तो ऑब्वियसली फिर सॉल्यूशन क्या बचता है? सॉल्यूशन ये बचता है कि जिससे जो चीज़ काम की हो वो उसको लेके इंटीग्रेट कर लो। तो जो अल्टीमेट आउटकम क्या चाहिए हमारे को कि एफिशिएंसी एनहांस हो, एफिकेसी एनहांस हो और जो साइकोथेरेपी है उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़े, मतलब वो डिफरेंट सिचुएशंस में हो पाए। ये है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल। देन हाँ, अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे, तो जो कि भाई ये कैसे डेवलप हुई। तो पहले क्या हुआ करता था कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ साइको एनालिटिक अप्रोच थी। तो साइको एनालिटिक अप्रोच जो थी वो बाकी और किसी थ्योरी को मानते ही नहीं थे। उनके हिसाब से जो है यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, यही अल्टीमेट रीजन है, ये अल्टीमेट थेरेपी है। तो बिहेवियरिज्म वाले और साइको एनालिज्म वाले उनमें कभी आपस में बनती नहीं थी। तो देयर यूज्ड टू बी क्लैशेस
between psychoanalyst and the behaviorist. तो अब जब ये क्लैश होगा तो फिर इंटीग्रेशन होना पॉसिबल ही नहीं है कि भाई जब दो लोग आपस में एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करें, क्रिटिसाइज करें, तो कोऑपरेट करके कैसे काम करेंगे? तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं था। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे जो है लोगों में ये, जब हमने जो बात करी कि ऐसे ऐसे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ा कि सिंगल थेरेपी जो है वो काम की नहीं है हर एक सिचुएशन में, तो फिर ये जो है होना शुरू हुआ। तो अब जो है अलग अलग जर्नल्स भी छपने लग गए। जैसे एक था जर्नल ऑफ एक्लेक्टिक साइकोथेरेपी। तो जब जो है ये छपने लगा तो फिर इसमें ऑब्वियसली जो है उस टाइप के आर्टिकल्स भी छपने लग जाएंगे। तो फिर दूसरा आया, अच्छा इसका नाम भी चेंज हुआ था। इसका नाम चेंज हुआ था जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव एंड एक्लेक्टिव साइकोथेरेपी। अभी आगे हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे, इंटीग्रेटिव और एक्लेक्टिव में क्या फ़र्क है, वी विल स्टडी लेटर ऑन। तो ऐसे ये जर्नल ही आने लग गए तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लग गया। फिर एक और जो है साइको एनालिसिस एंड बिहेवियर थेरेपी टुवर्ड्स एन इंटीग्रेशन, ये भी एक जो है पेपर पब्लिश हुआ। तो यानी कि धीरे धीरे लोगों में ये आने लगा कि भाई हम क्यों जो है झगड़ा करें, इट इज़ बेटर टू कोलैबोरेट एंड डू थिंग्स इफ इट इज़ बेनिफिशियल टू द क्लाइंट। ये इसकी हिस्ट्री है। तो ये जर्नल ऑफ साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन, तो ऐसे जो है जर्नल्स आने लग गए डिफरेंट डिफरेंट फॉर इंटीग्रेशन। देन कम्स वेरिएबल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहला तो कारण ये था कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट काउंसलिंग थ्योरीज और अप्रोचेस थी वो उनका प्रचार प्रसार, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रोलिफरेशन और कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे तो दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग। अब लोगों में पता चलने लगा कि हाँ भी और भी थ्योरीज हैं, और भी अप्रोचेस हैं। तो केवल एक साइको एनालिसिस ही नहीं है या केवल एक बिहेवियरिज्म नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो इंटीग्रेट ये कहाँ से करेंगे? तो अब पता लगने लगा कि भाई और भी अप्रोचेस हैं। फिर दूसरा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सभी प्रैक्टिशनर जो है वो इस बात को मानने लग गए कि भाई कोई भी सिंगल थेरेपी जो है वो हर क्लाइंट के लिए सही नहीं है या हर प्रॉब्लम के लिए सही नहीं है, या इवन सेम प्रॉब्लम के लिए भी हर सिचुएशन में सही हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी एक रीजन था इसका इंटीग्रेटिव अप्रोच या एक्लेक्टिज्म का। ठीक है, और दूसरा था देयर वाज द कोरिलेटेड लैक ऑफ सक्सेस ऑफ एनी वन थ्योरी टू एक्सप्लेन एडिक्वेटली एंड प्रेडिक्ट पैथोलॉजी, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंज। यानी कि कोई भी सिंगल थ्योरी जो है इंक्लूडिंग साइको एनालिसिस, वो जो है सब चीज़ों को, सारी जो है पैथोलॉजी है, पर्सनैलिटी है, बिहेवियर चेंज के बारे में नहीं बता सकती थी। जैसे हम सबसे फेमस जो साइको एनालिसिस थी उस टाइम में स्टार्टिंग में, उसी की बात करें तो उसमें जेनेटिक का तो कोई रोल ही नहीं मानते थे वो, कि जीन्स भी कुछ होते हैं। फिर वो जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे उनका फोकस था ही नहीं। वो तो हर चीज़ पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल डिज़ायर, बस इसी पे था। तो ये भी एक रीज़न था, तीसरा रीज़न कि वाई पीपल टर्न टुवर्ड्स साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन। फिर एक और भी चीज़ हुई कि अभी हमने पढ़ी थी ना शॉर्ट टर्म फोकस थेरेपी, तो वो भी हुआ कि जो जैसे साइको एनालिसिस से हमने बात करी थी कि 5-5 साल तक सेशन चलते थे, पर वीक 5 सेशंस भी चलते थे। तो जब इतनी लंबी थेरेपी चल रही है तो लोगों ने को जो है उसमें ड्रॉप आउट भी होता था काफ़ी। तो ये शॉर्ट टर्म थेरेपीज की डिमांड बढ़ी। तो अब शॉर्ट टर्म कैसे होगी? अगर एक सिंगल अप्रोच रखेंगे वो तो अप्रोच ऐसी ही है, उसमें तो जो फ्री एसोसिएशन है तो उसे बोलते रहना अपने आप ही आएगा, वो तो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में, हम जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो नई अप्रोचेस आ रही थी उसमें जो है ये माना जाता था कि हम जो है वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, डिटरमिनिस्टिक की नेचर नहीं थी। तो
शॉर्ट टर्म जो है थेरेपीज की भी मांग बढ़ी, तो ये भी एक रीजन था कि इंटीग्रेटिव जो है साइकोथेरेपी क्यों आई। देन एक और भी इम्पोर्टेंट बात हुई, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि वो झगड़ा करते थे, तो वो भी चीज़ जो है ख़त्म होने लग गई कि अब जो है जो एकेडमिशियंस थे और क्लिनिशियंस थे, वो आपस में बेटर कम्युनिकेशन करने लगे, एंगेज होने लगे, मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट करने लग गए। तो उन्होंने क्लिनिशियंस ने भी और एकेडमिशियंस ने भी जो है एक दे शोड एन इंक्रीज विलिंगनेस टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट्स। ये नहीं कि भाई हम तो क्लिनिक में अलग ही करेंगे, तुम एकेडमिशियन वाले अलग अपना देखो, नहीं, ऐसा नहीं। तो जब ऑब्वियसली जब वो मिल के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो थेरेपीज भी इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। फिर एक ये भी एक फैक्ट था कि इस रियलिटी को मानना ही पड़ेगा क्लिनिशियंस को कि जो थेरेपी है उसका जो है एक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है। तो जैसे कि अगर कोई इलाज करा रहा है, साइकोथेरेपी करा रहा है, तो उसको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर थेरेपीज बहुत लंबी चलेंगी तो इंडिविजुअल अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, यानी कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, they will never be able to cope up with the financial part of the therapies. तो इसलिए भी जो है they had to do this integration, ठीक है। और सातवां जो है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो सभी थेरेपीज हैं उनमें कुछ कॉमन चीजें हैं। देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स इन एवरी थेरेपी। तो उन चीजों को हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को हम कंबाइन करके और वो करें, क्योंकि वो कॉमन चीजें हैं जो हर थेरेपी में है, तो यानी कि वो तो काम करती ही करती हैं, तभी तो हर थेरेपी में कॉमन है। तो ये जो है इससे अपने आप ही जो है एक इंटीग्रेटिव अप्रोच हो जाएगा। तो कॉमन चीज तो रखो ही रखो, उसके अलावा क्या काम करता है किस किस थेरेपी से, वो ले लो। तो ये जो है ये भी एक रीजन था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आठवां रीजन क्या हुआ कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क हुए डेवलप, कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल्स। तो जो उनका काम ही यही होता था कि डिस्कशन करना इंटीग्रेशन के ऊपर और इस चीज को डेवलप करना। तो ये 8 रीजन थे दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच हैपेंड। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो नाउ कम्स डिफरेंट वेज टू साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं कैसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पहला है एक्लेक्टिज्म। एक्लेक्टिज्म में क्या होता है कि इसमें जो है कोई सिंगल पैराडाइम या थॉट प्रोसेस या थ्योरी हम फिक्स्ड नहीं होल्ड करते हैं कि बस हमें इसी थ्योरी पे चलना है। तो हम जो है मल्टीपल थ्योरीज से जो है इंसाइट गेन करने की कोशिश करते हैं किसी फिनोमेना के बारे में। जैसे बिहेवियर को समझना है, तो बिहेवियर को हम साइको एनालिटिक अप्रोच से भी समझ सकते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच से भी समझ सकते हैं, हम जो है बिहेवियरिज्म के अप्रोच से भी समझ सकते हैं, हम जो है उसको ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच से भी समझ सकते हैं, हम उसको एग्जिस्टेंशियल अप्रोच से भी समझ सकते हैं। तो ऐसे सेम चीज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज और अप्रोचेस से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म भी यही होता है कि भाई इनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करने लग जाते हैं, कभी थॉट्स की, डिसफंक्शनल थॉट्स की बात करने लग जाते हैं, कभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात करने लग जाते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म इनका है। तो अब जैसे बिहेवियरिज्म की बात करें तो वो बिहेवियरिज्म जो हर चीज़ को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के उससे एक्सप्लेन करेगा। तो क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है कि इस बिहेवियरिज्म में भाई ब्रेन का तो हम कोई रोल ही नहीं मानते, हम तो हर चीज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मान रहे हैं। तो इस टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं। तो मेन बात ये है समझने की, ये है कि जो एक्लेक्टिज्म साइकोलॉजी है इसका जो है शुरुआत या व्हाट कॉज्ड एक्लेक्टिज्म इज की ये बिलीव कि कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करता है। There are multiple factors which are responsible for human behavior,
and they all should be examined. ये इसका fundamental principle है eclecticism का. No rigid following of any single paradigm. अब differences between eclecticism and psychotherapy integration. इसमें क्या है कि जो साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन है, इसमें भी हम डिफरेंट अप्रोचेस ले रहे होते हैं, लेकिन इसमें थ्योरी जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे थे. थ्योरी तो एक ही होती है. चीज़ों को हम किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ तक इंटरवेंशन की बात है, इंटरवेंशन जो है वो डिफरेंट उससे ले रहे होते हैं. यानी कि हमने मान लो 4 डिफरेंट जो है थेरेपीज या थ्योरीज के इंटरवेंशन लिए, तो हमने फिर उस थ्योरी को कंबाइन कर देंगे चारों को और एक सिंगल थ्योरी बनाएंगे जो उस बिहेवियर को उन चारों थ्योरीज को मिला के कंबाइन करके एक्सप्लेन कर रही होगी कि वो बचपन में ऐसा हुआ था और फिर जो है थॉट प्रोसेस उससे ये हुआ, फिर ये स्टिमुलस आते ही ये रिस्पॉन्स होता है. तो इसमें जो है साइकोनेटिक थ्योरी भी आ गई, कॉग्निटिव थ्योरी भी आ गई, बिहेवियरिज्म भी आ गया. तो ऐसे जो है हम एक कंबाइन करके एक सिंगल थ्योरी बना देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही हो यूजिंग ऑल दोज थ्योरीज. तो अब ये जो इंटीग्रेशन जो होता है, इसमें कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो हर क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक होगा. यानी कि इसमें नोमोथेटिक अप्रोच नहीं होगी, इसमें इडियोग्राफिक अप्रोच होगी. What is suiting to the client, accordingly we integrate different psychotherapies. So ये difference है eclecticism और psychotherapy. Psychotherapy integration. Psychotherapy integration में we integrate that theory, form a single theory by combining various approaches. But in eclecticism we do not hold to one single theory. We just keep on changing the intervention as per the requirement. Whatever works, we take that. No particular theory will explain the phenomena. ये है. तो ये थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन में बता ही चुका हूँ कि इसमें हम सभी थ्योरीज को जो है एक पर्टिकुलर सिंगल थ्योरी में फॉर्म कर रहे होते हैं जो प्रेजेंट जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसके लिए वो हेल्पफुल होता है. देन कम्स एसिमिलेटिव थ्योरी. तो अब इसमें वही है, एसिमिलेशन वाली बात है कि the assimilative integrative approach to psychotherapy involves grounding oneself to one system of psychotherapy, but with a view towards selectively incorporating that is assimilating practices and view from other systems. जो अभी मैंने बताया था कि आप जो है जहाँ से जो सिस्टम जो पसंद आए वो आप ले लो. तो आपने कोई एक पर्टिकुलर जो है सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी लिया और उसमें जो और चीजें जुड़ सकती हैं वो आपने जोड़ दी. दैट इज एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन. फर्स्ट जो हमने थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन किया था उसमें थ्योरीज को कंबाइन करके हमने एक सिंगल थ्योरी बनाई थी विच इज फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट और सिचुएशन. और एसिमिलेटिव में हम एक कोई पर्टिकुलर साइकोथेरेपी लेंगे और उसमें जो है दूसरी जो है साइकोथेरेपीज को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, नॉट इंटीग्रेट, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, मतलब उनको भी शामिल कर लेंगे और ट्रीटमेंट देंगे. ये है. देन कम्स कॉमन फैक्टर अप्रोच. ये मैंने बताई थी ऑलरेडी. कॉमन फैक्टर अप्रोच में जो है जो चीज़ें कॉमन हैं वो हम लेंगे और वो सभी में काम करती हैं, इसलिए वो काम करेंगी. जैसे कि जो कोर कंडीशंस वाली बात हमने कार्ल रॉजर्स वाले थ्योरी में हमने पढ़ी थी कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमेशा होना चाहिए, एम्पैथी हमेशा होनी चाहिए, है ना, जो कॉन्ग्रुएंस जो है वो होना ही चाहिए. तो ऐसी कुछ कोर कंडीशंस होती हैं जो हर थेरेपी में चाहिए होती हैं. वो अप्रोच हम लेके चलेंगे तो उसे कहेंगे कॉमन फैक्टर अप्रोच. देन कम्स मल्टी थ्योरेटिकल अप्रोच. सो इसमें जो है दो या दो से अधिक चीज़ों को हम थ्योरेटिकल लेवल पे कंबाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे. सो
इसमें जो है इंस्टेड ऑफ there is an effort to bring some order to the chaotic diversity in the field of psychotherapy and preserve the valuable insight of major systems of psychotherapy. The goal of multi-theoretical approach is to provide a framework that one can use for using two or more theories. तो इसमें जो है हम एक फ्रेमवर्क ऐसा बना सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक थ्योरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आगे अभी हम पढ़ेंगे, ये जो तब समझ में आएगा, एक ट्रांस थ्योरेटिकल अप्रोच है और एक जो है मल्टी थ्योरेटिकल थेरेपी है। तो ये दोनों ही मल्टी थ्योरेटिकल अप्रोच में आती हैं। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, जो मल्टी थ्योरेटिकल अप्रोच ऊपर दी है, इसके दो डिफरेंट टाइप है। ट्रांस थ्योरेटिकल अप्रोच है, अभी पढ़ेंगे आगे, और मल्टी थ्योरेटिकल थेरेपी बाय ब्रूक्स एंड हैरिस, ये दोनों है। सो जो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है, इसका सिंपली ये कहना है कि कोई भी इंडिविजुअल जो आ रहा है थेरेपी के लिए, वो 5 में से एक पर्टिकुलर स्टेज में है, और हमारा काम सिर्फ इतना ही है किसी भी थेरेपी में, इन एनी थेरेपी, कि हम उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाएंगे। तो पहले इस वर्ड को समझना होगा, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। जो एक तो इंट्रा थ्योरेटिकल होगा, एक इंटर थ्योरेटिकल होगा, एक ट्रांस थ्योरेटिकल होगा। जो इंट्रा थ्योरेटिकल का मतलब होगा केवल लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर थ्योरी, दैट्स ऑल, वो इंट्रा थ्योरेटिकल मॉडल हो गया। और इंटर थ्योरेटिकल मॉडल में क्या है, 2 और मोर देन 2 थ्योरीज होंगी और उनको कंबाइन करके हम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें हमें क्लियर बाउंड्रीज होगी कि भाई यहाँ तक तो ये बिहेवियरिज्म है, यहाँ से कॉग्निशन शुरू है और यहाँ से साइकोएनालिटिक अप्रोच शुरू है। तो ये हो गई इंटर थ्योरेटिकल मॉडल हो गया। फिर तीसरा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल में क्या है कि दो या दो से अधिक थ्योरी कंबाइन होके एक ऐसी चीज बने जो उन दो या दो से अधिक जो थ्योरी हमने ली है उनसे बिल्कुल ही अलग चीज हो जाए। तो जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ये कहता है कि हर थ्योरी जो है सिर्फ एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ले जा रही है क्लाइंट को। तो ये 5 स्टेजेस समझ लो, तो फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ले जाने का मतलब क्या हुआ। तो क्लाइंट जब हमारे पास में आएगा तो वो 5 में से किसी एक स्टेज में होगा, डजंट मैटर विच स्टेज, लेकिन एक स्टेज में पक्का होगा। तो जो पहले है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, तो पीपल आर इस प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में क्या है कि जो क्लाइंट है, they are not likely to take or they are not intending to take any action in foreseeable future which is 6 months। मतलब वो भले ही सोच रहे हों, लेकिन अगले 6 महीने तक उनका कोई इरादा नहीं कि कुछ एक्शन लेंगे अपने में चेंजेस लाने के लिए। और फिर जो है कॉन्टेम्पलेशन वाली स्टेज आ जाती है। तो कंटेम्पलेशन वाली स्टेज में क्या है कि पीपल आर इंटेंडिंग टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये है। तो यानी कि अगर कोई हमारे पास में प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में आया है, मतलब उसका अभी कोई इरादा नहीं है कुछ भी करने का अगले 6 महीने तक, तो हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम उसको इस स्टेज पे ले आए कि वो कहे कि हाँ ठीक है, अगले 6 महीने के अंदर मैं कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम को रिलेटेड करूंगा। तो प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन स्टेज में आ गया, ठीक है। फिर आता है प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज में जो है, जो क्लाइंट है वो इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए उसका इंटेंशन होता है, इमीडिएटली मीन्स विद इन नेक्स्ट मंथ। तो अगर किसी ने 6 महीने के अंदर एक्शन लेने का इरादा बना लिया तो कंटेम्पलेशन स्टेज में आया। तो उसको अगर हम इस स्टेज में ले आए कि भाई 1 महीने के अंदर शुरू कर दो, तो कंटेम्पलेशन से प्रिपरेशन स्टेज पे आ गया, नॉट प्री कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन स्टेज पे। थर्ड इज प्रिपरेशन स्टेज। सो अगर उसको 6 मंथ से हम 1 मंथ के अंदर ले आए कुछ एक्शन करने के लिए, राजी कर लिया, तो हम उसको कंटेम्पलेशन से प्रिपरेशन स्टेज पे ले आए, ठीक है। फिर जो आता है एक्शन स्टेज। तो एक्शन स्टेज में क्या है कि क्लाइंट ने जो है
पास्ट 6 मंथ्स में कोई ना कोई एक्शन लिया होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसने 6 महीने, पिछले 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ किया है। तो अगर ये है, कर रहा है कि पिछले 6 महीने में कुछ किया, तो एक्शन स्टेज हो गई। तो हम प्रिपरेशन स्टेज से फिर उसको एक्शन स्टेज में लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आता है मेंटेनेंस स्टेज। सो मेंटेनेंस स्टेज में क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट है वो जो है रिलैप्स ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहा होता है, और जो कि लगभग 6 महीने से 5 साल के ड्यूरेशन में होता है। मतलब वो ठीक हो गया है, और ठीक होने के बाद में वो अब वो चीजें कर रहा है जिससे कि रिलैप्स ना हो। रिलैप्स मैंने बताया था कि सारे सिम्टम्स आ जाएं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तो रिलैप्स है, कुछ आए तो वो लैप्स है। तो रिलैप्स ना हो इसके लिए जो एक्शंस ले रहा है क्लाइंट, तो अब वो मेंटेनेंस मतलब मेंटेन कर रहा है अपनी सिचुएशन को, वो प्रॉब्लम फ्री स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। सो ये ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल यही कहता है कि इन पांचों में से किसी एक स्टेज में आएगा क्लाइंट, तो हमें जो है उसको नेक्स्ट हायर स्टेज पे ले जाना है, ठीक है। और फिर मेंटेनेंस के बाद जो हमने मेंटेनेंस स्टेज बात करी, उसके बाद में लास्ट स्टेज आती है जो है टर्मिनेशन स्टेज, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेज में क्या होगा कि क्लाइंट जो है मेंटेनेंस करते करते जो स्टेज पे पहुंच गया है कि अब जो है उसको सेल्फ एफिकेसी आ गई है, उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, 100% सेल्फ एफिकेसी है, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेगा, दोबारा नहीं होने देगा, और उसको कोई टेम्पटेशन नहीं है दोबारा से जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसमें पढ़ने की। सो ये है। तो मान लो हमारे पास कोई मेंटेनेंस स्टेज में आया है, तो हमें उसको टर्मिनेशन स्टेज में ले जाना है। प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में आया तो कंटेम्पलेशन में आया, कंटेम्पलेशन में पहुंच गया, फिर प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन में रह गया तो एक्शन में। ऐसे जो है ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल बताता है। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल। ये ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल जो है ये क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आई होप। No, sir. ओके, नाउ कम्स जो ब्रुक्स हैरिस मल्टी थ्योरेटिकल अप्रोच। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी थ्योरेटिकल मॉडल, कई थ्योरीज हैं इसमें। तो क्या क्या है, एक तो कॉग्निटिव थ्योरी है, फिर बिहेवियरल थ्योरी है, फिर एक्सपीरियंशियल थ्योरी है, फिर बायो साइको सोशल थ्योरी है, फिर साइकोडायनेमिक जो है थ्योरी है, फिर सिस्टमिक थ्योरी है, फिर मल्टीकल्चरल थ्योरी है। ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के बेसिस पे हम इसमें अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को। तो इसमें जो है हम जो है एक एक करके देखते हैं। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज तो हमें पता ही है, तो उसके जो है जो डिसफंक्शनल थॉट्स हैं और जो बिलीफ सिस्टम्स है उस पर वर्क करते हैं। बिहेवियरल में जो है वही जो उसका हमारा फोकल जो है वो रहता है कि सिमुलस रिस्पॉन्स वाला, बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाला। एक्सपीरियंशियल में जो है हम उसको एडेप्टिव जो है इंटरवेंशन जो देते हैं, उसके अंदर एडेप्टिव फीलिंग आती है कि हाँ वो एडेप्ट कर सकता है। फिर बायो साइको सोशल मॉडल में ये माना जाता है कि 3 में से एक चीज में प्रॉब्लम होगी या तीनों में भी हो सकती है, तो हम इन तीनों चीजों को अलग अलग अप्रोच करते हैं और उसमें सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे बायोलॉजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है प्रॉब्लम, सोशल हो सकती है। तो ये तीनों ही बायो साइको सोशल स्ट्रेटेजीज को भी हम ध्यान रखते हैं। फिर साइकोडायनेमिक होती है, इसमें जो जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें जो है इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब होते हैं। तो अगर हम इंटरपर्सनल स्किल्स किसी को सिखा रहे हैं तो उसको जो है रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो और उसके परसेप्शंस जो है डिस्टॉर्टेड ना हो, ये भी जो है हम साइकोडायनेमिक मॉडल में रहते हैं। जो सिस्टमिक है, तो इसमें जो है जो उसका सोशल सिस्टम है और उसका जो पर्सनल नैरेटिव है, वो जो है उसका चेंज उसको फेवरेबल बनाते हैं। सोशल सिस्टम में तो वही जो उसका सपोर्ट है, सोशली अवेलेबल है, या सोसाइटी में जो उसकी प्रॉब्लम्स उसको फेस कर रहा है वो। और पर्सनल नैरेटिव में अपने बारे में जो इंडिविजुअल की जो है कोई ओपिनियन होगी कि आई एम ए फेलियर, या आई कैन डू नथिंग, आई कैन नॉट कोप अप विद चैलेंजेस। इस टाइप के नैरेटिव को हम चेंज करवाते हैं सिस्टमिक अप्रोच में।
फिर मल्टीकल्चरल में जो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, जैसे इसमें जो है एग्जांपल दिया फेमिनिस्ट स्ट्रेटजीज का, कि अगर जो है फीमेल्स को जो है वहाँ पे ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो फिर जो है उस अप्रोच में फीमेल एम्पावरमेंट को जो है किया जाएगा। सो अब जो है साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन के ब्रूक हैरिस ने 5 जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला है इंटेंशनल इंटीग्रेशन, हम जो है जान के जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं कि भाई हमें ये थ्योरीज को इंटीग्रेट करना है। फिर दूसरा हो गया मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेशन, ये जो अभी हमने सारे जो है डायमेंशंस पढ़े डिफरेंट, कि इन डायमेंशंस का इंटीग्रेशन हो सकता है। फिर मल्टी थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इसमें जो है हम केवल थ्योरीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो है एट थ्योरेटिकल लेवल वी आर इंटीग्रेटिंग द थिंग्स। फिर जो है स्ट्रेटजी बेस्ड इंटीग्रेशन हो सकता है, कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी इंटरवेंशन हम कहीं से भी उठा लेते हैं, वो स्ट्रेटजी बेस्ड हो जाता है कि ये प्रॉब्लम भाई ऐसे सॉल्व होगी, तो इसलिए ये वहाँ से ले लेते हैं, स्ट्रेटजी बनाई हमने। फिर रिलेशनल इंटीग्रेशन, जो रिलेशन आपस में थ्योरीज का आपस में जो इंटर रिलेशन है, वो जो है उसको जो है उसके बेसिस पे हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे स्टिमुलस रिस्पांस को हम बायोलॉजिकल मॉडल से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉडल को हम कॉग्निशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इनका आपस में रिलेशन है। तो ये कह रहे हैं पहला प्रिंसिपल कह साइकोथेरेपी इंटीग्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंटेंशनल चॉइसेस, ये मैंने बता दिया। सेकंड जो है मल्टी डायमेंशनल भी मैंने बता दिया कि मल्टीपल डायमेंशंस का होते हैं, उसमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ये भी बता दिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी हो गया। हाँ, और ये जो रिलेशनल इंटीग्रेशन में जो है जो काउंसलर एंड क्लाइंट, इनके रिलेशन का भी हम इस पे भी वर्क कर रहे होते हैं कि ये रिलेशन जितना बेटर होगा उतना जो है थेरेपी में बेनिफिट होगा। तो ये हो गया। देन ये लास्ट आज का ले लेते हैं, हेल्पिंग स्किल्स अप्रोच टू इंटीग्रेशन। सो इन्होंने कहा है कि जो 3 स्टेजेस ऑफ हेल्पिंग प्रोसेस दैट आर बेस्ड ऑन डिफरेंट थेरेपी स्कूल। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट स्टेज ऑफ हेल्पिंग इज लेबल्ड एक्सप्लोरेशन। तो ऑब्वियसली पहले हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि भाई क्या चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, कौन सा मोस्ट सूटेबल है, ये सब एक्सप्लोरेशन है। फिर जो सेकंड स्टेज है वो इनसाइट वाली है। तो इनसाइट में जो है ऑब्वियसली जो है हम यहाँ पे जो है साइकोएनालिटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ट्रांसफरेंस है, इंटरप्रिटेशन है, उस पे जो है वर्क कर रहे होते हैं, इनसाइट डेवलप कर रहे होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका रीज़न क्या है। और जो थर्ड स्टेज है वो है एक्शन स्टेज, कि भाई हमको इनसाइट मिल गई, एक्सप्लोर हम पहले कर ही चुके हैं, तो फिर अब हम एक्शन लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग अप्रोच है। लेट मी सी कि कहाँ तक है। हाँ, काफ़ी बड़ा है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो बिकॉज ये आज हो नहीं पाएगा। Yes, sir, please. है ना, इट्स क्वाइट बिग। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।